गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th की विज्ञान यानी कि साइंस का आपका चैप्टर अध्याय 16 प्रकाश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संसार को हम मुख्य रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं। ज्ञानेंद्रियां आपको पता ही है, जैसे हम हमारे देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति है ना, तो आपका ये ज्ञानेंद्रियों में आ गया नाक, आँख, कान। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसकी सहायता से हम पर्वत, नदी, पेड़ पौधे, कुर्सियाँ, मनुष्य तथा अपने चारों ओर की अनेक वस्तुओं को देख सकते हैं। आकाश में बादल, इंद्रधनुष तथा उड़ते पक्षियों को भी हम देख सकते हैं। रात्रि में हम चंद्रमा तथा तारों को देखते हैं। दृष्टि द्वारा ही हम दृष्ट पृष्ठ पर छपे शब्दों तथा वाक्यों को देख पाते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है? दृष्टि की वजह से होता है। वस्तु को दृश्य कौन बनाता है? हमें कैसे दिखती हैं वो जो वस्तु है, किस वजह से दिखती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि हम वस्तुओं को नेत्रों से देख सकते हैं, यानी कि हम अपनी आँखों की वजह से वस्तुओं को देख सकते हैं। लेकिन जब आप एक अंधेरे कमरे में होते हैं तभी भी आपके पास अपनी आँखें होती हैं, पर आप क्या वस्तुओं को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। किसी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे, यानी कि वो जो भी वस्तु है उसके ऊपर लाइट पड़ती है, वो लाइट फिर हमारी आंखों में आती है और जिसकी वजह से हम उस वस्तु को देख सकते हैं। यह प्रकाश वस्तु द्वारा उत्सर्जित तथा उससे परावर्तित हुआ होता है। उत्सर्जित मतलब उसमें से ही उत्सर्ज हुआ है, निकला हुआ है, और उत्सर्जित मतलब इसके अंदर गया हुआ है और परावर्तित बाहर निकला हुआ है। आपने कक्षा 7 में सीखा है कि कोई पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। यानी कि आपने देखा होगा जो आपकी टाइल होती है, बहुत ही जो नई टाइल होती है, उसमें आप अपना फेस देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। स्टील के जो बर्तन होते हैं, जैसे स्टील की नई प्लेट है, आप उसमें अपना फेस देखेंगे तो वो भी दिख जाएगा। तो वो चमकदार पृष्ठ जो है वो दर्पण की भांति यानी कि शीशे की तरह काम करता है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर देता है, यानी कि चेंज कर देता है। क्या आप बता सकते हैं किसी पृष्ठ पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होगा? आइए ज्ञात करते हैं। तो परावर्तन के नियम है ये। तो ये देखिए, दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है, यानी कि ये दर्पण हो गया, ठीक है, ये शीशा हो गया आपका, इससे किरण टकराई और ये चेंज हो गई, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण यानी कि ये अगर प्रकाश किरण ये पड़ रही है तो इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको? आपतित किरण। और इससे टकरा के जब ये वापस जाती है, बाहर जाती है, तो इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, किरण जो पड़ रही है आपतित किरण, किरण जो बाहर आ रही है टकरा के परावर्तित किरण। तो ये आपका परावर्तन का नियम ही है। ये देखिए, ये आपको एक एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे। ये देखिए ऊपर ये कंघे की और इसकी कंघा डाल रखा है, ये इससे लाइट आ रही है, ये आप देख लीजिएगा पढ़ के, ये सब है। और मैं आपको डायरेक्टली यही बता देती हूँ कि क्या क्या है। ये देखिए, जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। ये देखिए, ये आपका दर्पण हो गया, इससे ये आपकी ये वाली कोई सी भी किरण, ये मान लीजिए आपतित किरण है, यानी कि ये गई है और यहाँ से ये टकरा कर आ गई, ये आपकी परावर्तित किरण हो गई। तो इस पर जब हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये आपका 90 डिग्री का कोण हो गया, तो ये जो है आपकी, इसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं इसको? अभिलंब। ठीक है, 90 डिग्री का, ये इससे 90 डिग्री का कोण हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये लाइट जो गई है, जो किरण गई है आपतित किरण, बाहर आई परावर्तित किरण, और ये हो गया आपका अभिलंब। यही बता रखा है। अब देखिए, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आपतन कोण क्या होता है? ये देखिए, ये आपके आपतन कोण नहीं है, ये आपतन किरण होगी। ठीक है, आपतित किरण है ये, एक्चुअल में आपतित किरण है, और ये जो है ये आपका आपतन कोण है आई, और ये आपकी परावर्तित किरण है, और ये आपका परावर्तन कोण है। ठीक है, जिसको हम आर से लिखते हैं और आपतन कोण को हम आई से लिखते हैं। और ये आपका हो गया अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच में आपका परावर्तन कोण। तो ये आपको आना चाहिए अच्छे से। अब आप देखिए, जब आप इसको अलग अलग एंगल में बनाएंगे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल था, अलग अलग चेंज करेंगे तो भी आपका देखिए क्या होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच कोई संबंध देख सकते हैं? एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है इनके बीच में? कि जो आपका आपतन कोण होता है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि जो आई होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? आई के बराबर होता है। और ये एक परावर्तन के नियम में से एक है। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा वो एक नियम था,
ये इसका दूसरा नियम है। ठीक है, ये एक और एक्टिविटी दी है, आप इसको भी देख लीजिएगा। ये एक्टिविटी बहुत अच्छी सी दी हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक पेज लगाया हुआ है टेबल पे। तो जब मेज पर कागज़ की पूरी शीट फैलाते हैं तो एक तल निरूपित करती है, यानी कि एक शीट हो गई तो वो एक तल हो गया। आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब और परावर्तित किरण, ये सभी किस पे आते हैं? इस तल पर आते हैं। जब आप कागज़ को मोड़ देते हैं तो क्या होगा? जब आप कागज़ को मोड़ेंगे तो एक और नया तल बन जाएगा, और जब वो नया तल बनेगा तो क्या होगा? उस पर आपतित किरण और अभिलंब होगा, लेकिन परावर्तित किरण नहीं देख सकते। तो ये आपका एक और लॉ है। क्या लॉ है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये सभी एक तल में होते हैं। ये परावर्तन का एक और नियम है। ठीक है, एक नियम तो वही हो गया कि जो एंगल है, जो आपका कोण है, आपतित किरण और परावर्तन कोण जो है वो आपका बराबर है। और दूसरा आपका ये हो गया कि ये सभी एक तल में स्थित होते हैं। पहेली तथा भुजों ने उपरोक्त क्रियाकलाप टार्च के स्थान पर सूर्य के प्रकाश स्रोत का उपयोग करके किया। तो ये आप कर सकते हैं। फिर देखिए, उसने पहेली ने कुछ क्वेश्चन किए कि क्या प्रतिबिंब सीधा था या उल्टा था, यानी कि जो आपका प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है या उल्टा बनता है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी हो। क्या प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? ये आपने सब 6 क्लास में पढ़ा है। तो देखिए, आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है या उल्टा बनता है, ये आप देखिए। आपका जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का मतलब जो आप शीशे में आप अपनी इमेज देखते हैं वो आपके उसी साइज़ की बनती है। और ये अगर शीशा है, आप इसे 2 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा शीशे में पीछे, तो वो भी आपका 2 मीटर की दूरी पे ही बनेगा। ठीक है, और उसको हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये एक और एक्टिविटी दी हुई है, ये आप देख लीजिएगा। तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दायां दिखाई देता है और दायां भाग बायां दिखाई देता है। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या है? जब हम प्रतिबिंब देखते हैं, यानी कि हम जब दर्पण देखते हैं, शीशा देखते हैं, तो ऐसा होता है ना कि हमें अपना बायां हाथ दायां दिखाई देता है और दायां हाथ बायां दिखाई देता है, तो उसको पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अब है आपका नियमित तथा विस्तृत परावर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, जब सभी समानांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती, तो यह विस्तृत परावर्तन कहते हैं। देखिए, मैं इसको आपको यहाँ से समझा देती हूँ। ये देखिए, ये आपकी बराबर दूरी पे जा रही हैं किरणें। ठीक है, ये आपकी आपतित किरणें अंदर जा रही हैं। अब जो बाहर निकलेंगी वो परावर्तित है। तो ये देखिए, ये नीली वाली जो बाहर है, अब ये सारी लाइन से नहीं निकल रही ना, मतलब बराबर दूरी पे नहीं निकल रही, कोई किधर जा रही है, कोई किधर जा रही है। और जो ये सरफेस है, आपकी जो सतह है, ये भी प्लेन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? अनियमित। इसको हम कहेंगे विस्तृत परावर्तन। ठीक है, विस्तृत का मतलब फैला हुआ। ठीक है, तो विस्तृत परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसी विषय परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितता के कारण होता है। ये देखिए, ये आपकी प्लेन नहीं होती है ना, इस वजह से होता है। फिर दूसरा आपका होता है नियमित। तो नियमित का मतलब यही हो गया कि जो आपकी परावर्तित किरण है, ये जो आपकी आपतित किरण है और जो आपकी परावर्तित किरण है, ये देखिए बिल्कुल बराबर दूरी पे, बहुत अच्छे तरीके से देखिए, बराबर डिस्टेंस पे। ठीक है, इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो इस पे जो ये पृष्ठ होता है, ये सतह जो होती है, ये आपकी चिकनी होती है, खुरदरी नहीं होती है। तो ये दोनों परावर्तन आपको अच्छे से पता होने चाहिए। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है क्या? एक बार अगर परावर्तित हो गया तो उसे दोबारा परावर्तित किया जा सकता है। ये देखिए, स्मरण कीजिए, याद कीजिए कि जब आप किसी केश प्रसाधक यानी कि पार्लर गए हो, या फिर आप अपने हेयर कट के लिए गए हो, उसने आपको एक दर्पण के सामने बिठाया कि आप बैठ गए, यहाँ पे हेयर ड्रेसर के पास गए और आप बैठ गए। तो अब जब आपकी कटिंग करने के बाद क्या होता है, वो आपको एक और मिरर देता है पीछे। अब उस मिरर में क्या होता है, आप देख तो आगे रहे हो तो, लेकिन आपको पीछे का भी आपका कट दिख जाता है। तो वो किस वजह से दिखता है? वो इसी वजह से दिखता है कि पहले इस वाले दर्पण में परावर्तन हो रहा होता है, फिर आपका इसमें परावर्तन होता है, तो आपको बहु प्रतिबिंब नज़र आते हैं, बनते हैं, जिसकी वजह से आप अपने बालों की जो कटिंग है वो आप देख सकते हैं। तो ये वही सब है। पहेली को याद आया कि क्लास 6 में विस्तृत क्रियाकलाप के रूप में उसने एक परिदर्शी बनाया था। 6 क्लास में आपको परिदर्शी बनाया सिखाया गया था। परिदर्शी में 2 समतल दर्पण होते हैं
ठीक है। दर्पणों के परावर्तन द्वारा आप उन वस्तुओं को देखने योग्य बना पाते हैं जिन्हें आप सीधा नहीं देख सकते। यानी कि इसमें देखिए सीधा नहीं देख सकते तो हमने ऐसे देखा। पारदर्शियों का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों, बंकरों में छिपे सैनिकों को बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। बहुप्रतिबिंब का मतलब वही हो गया। क्या आप जानते हैं समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि अगर एक शीशा है और आप उसके आगे सामने खड़े हो तो आपको एक ही तो इमेज दिखाई देगी। यदि दो समतल दर्पण को संयोजन में उपयोग में किया जाए तो क्या होगा। अब आप देखिए, ये आपको एक एक्टिविटी भी दे रखी है करके इन्होंने। दो मिरर को ऐसे जोड़ दिया और यहाँ पे हमने कॉइन रखा, तो देखिए कॉइन एक कितनी जगह दिख रहा है, 1 2 3 जगह दिख रहा है। अब ये 90 डिग्री के एंगल पे रखे हैं। मैं इसको थोड़ा और झुका दूँ, 60 पे रखूँ, फिर मैं 30 पे रखूँ, 80 पे रखूँ, 120 पे रखूँ, तो ये जो इमेजेस है यानी कि ये जो आपको इसकी कॉइन की, सिक्के की प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग दिखाई देगा, कभी 3 कभी 4 कभी 5, ज़्यादा ऐसे, है ना। तो ये आपको एंगल, कोण के हिसाब से दिखाई देगा। अलग अलग कोण के हिसाब से आपको अलग अलग प्रतिबिंब नजर आएंगे। ये एक एक्टिविटी आप करके भी देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। क्या अब आप स्पष्ट कर सकते हैं कि केश प्रसाधक की दुकान पर आप सिर के पीछे के भाग क्यों देख पाते हैं। ठीक है, तो वो इसी वजह से देख पाते हैं कि जो वो शीशा है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि परावर्तित करता है। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने के कारण ये धारणा का उपयोग बहुमूर्तदर्शी यानी कि कलाइडोस्कोप में भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए कलाइडोस्कोप क्या होता है। बहुमूर्तिदर्शी यानी कि मूर्ति बनाने के लिए पेन इनका यूज़ किया जाता है, ये कलाइडोस्कोप बोलते हैं और हिंदी में बहुमूर्तिदर्शी कहते हैं। तो ये देखिए इसको एक्टिविटी में ये बनाना कैसे है ये बता रखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। 3 आप शीशे की स्ट्रिप लीजिए, यानी कि शीशा लीजिए, उनको ऐसे जोड़ दीजिए और एक प्लेन शीशा यहाँ ट्रायंगल ऊपर और एक नीचे, और गत्ते से इसको कवर कर देंगे और गत्ते में एक छेद रखेंगे ताकि आप इसके अंदर देख पाएँ। और इसके अंदर क्या करते हैं, जो चूड़ी होती हैं उनके टुकड़ों को डाल देते हैं। तो चूड़ी का मतलब वही छोटे छोटे रंगीन कांच, ये सब डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ट्यूब को इस सिरे से घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कर दीजिए। रंगीन टुकड़ों को हलचल के लिए पर्याप्त जगह रहने दीजिए। अब जब आप उसे देखेंगे तो वो बहुत ही सुंदर नज़र आएगा। आपका कैलेडोस्कोप तैयार है। जब आप छिद्र से झांकते हैं तो आपको ट्यूब की भांति भांति के पैटर्न दिखाई देते हैं। कैलेडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न को दोबारा नहीं देख सकते, यानी कि जब आप उसमें देखेंगे तो दोबारा वो नज़र ही नहीं आएगा। प्राय दीवारों वाले कागज़ों तथा वस्त्रों की डिज़ाइन बनाने वाले कलाकार कैलेडोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आप बना के देख सकते हैं, बस आपको शीशे की ज़रूरत होगी। खिलौने को आकर्षक बनाने के लिए भी रंगीन कागज़ चिपका सकते हैं। इसके ऊपर आप कलर पेपर चिपका सकते हैं। सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है या रंगीन होता है। तो क्लास 7th में आपने क्या सीखा कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो वाइट कलर का होता है। क्या आपने यह भी सीखा है कि इसमें 7 रंग होते हैं, इसके अंदर 7 रंग होते हैं। यह दर्शाने के लिए सूर्य के प्रकाश के अनेक रंग हैं। एक और क्रियाकलाप है, तो एक और क्रियाकलाप ये देखिए, ये एक्टिविटी आपको दे रखी है। तो ये देखिए एक्टिविटी दे रखी है, आप इसको पढ़ के देख लीजिएगा, इजी है। बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए लाइट पड़ रही है, लाइट से ये जो है ये कलरफुल लाइट में चेंज हो गई है। तो ये क्या होता है, प्रकाश का अपने रंगों में विभाजित होने के प्रकाश को विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, यानी कि ये वाइट लाइट है और ये चेंज हो गई कलरफुल लाइट में चेंज हो गई, तो इसको हम क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। हमारे नेत्रों की संरचना क्या है, यानी कि जो अपनी हमारी आँखें हैं वो कैसी हैं। हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाले प्रकाश हमारी नेत्रों में प्रवेश करते हैं। नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है, इसलिए इसकी संरचना तथा कार्यविधि को समझना हमारे लिए आवश्यक है। अब देखिए, हमारी जो आँख होती है वो गोलाकार होती है, यानी कि गोल होती है। नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है, वाइट कलर का होता है। ये कठोर होता है ताकि कोई चोट हमें ना लग सके। ठीक है, यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटना से बचाव करता है। इसके पारदर्शी अग्र भाग को कॉर्निया कहते हैं। ये देखिए यहाँ आँख का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सबसे आगे वाला जो भाग है इसको कॉर्निया कहते हैं, जो वाइट कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ये आपका लेंस हो गया। ये जो थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश होता है ये परतारी का होता है। ये आपके रेड कलर की साइड में आपने देखा होगा, आपका आँखों में नजर आती है, इसको पक्षमाप पेशी कहते हैं। ये आपका प्रकाशिक तंत्रिका होती है लास्ट में। ठीक है,
तो पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया कहते हैं या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं जिसे परितारिका यानी कि इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा छेद होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के साइज का परितारिका से नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि पुतली का साइज छोटा होगा बड़ा होगा, ये कौन कर देखता है? परितारिका देखती है। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है, यानी कि परितारिका का जो कलर होगा वही हमारी आंखों का कलर होगा। हम कभी कभी कहते हैं ना कि भाई इसकी आंखें हरी हैं, इसकी आंखें भूरी हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जो परितारिका है उनका कलर ऐसा होता है। वास्तव में हम परितारिका के रंग की ही बात कर रहे होते हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइए यह देखेंगे यह कैसे होता है। तो भाई परितारिका ही सब कुछ करती है। पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है। इस प्रकार के लेंस केंद्र पर जो मोटा होता है स्मरण कीजिए, यानी कि एक लेंस होता है जो बीच में से मोटा होता है, साइड से पतला होता है। एक होता है जो साइड से पतला होता है, मोटा होता है। तो वो लेंस आप ये सब 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आप बताइए कौन सा लेंस है। लेंस प्रकाश के आँख के पीछे एक परत पर फोकस करता है, यानी कि ये जो है ये पीछे एक फोकस करता है। इस परत को रेटिना कहते हैं। ये देखिए यहाँ होता है ये रेटिना, यहाँ पे ये फोकस करता है, जो भी करता है तो फोकस करता है। इस परत को रेटिना कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिक कोशिकाओं की बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं के द्वक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है, यानी कि ये जो फील करता है रेटिना, ये फिर हमारे तो इसकी प्रकाश तंत्रिका ये कोशिका इनके द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचा दी जाती है इन्फॉर्मेशन। तो जो आपकी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं इसी के अंदर होती हैं। ये तंत्रिका कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, शंकु और शलाकाएं। शंकु जो होती है वो बहुत तेज़ जो लाइट होती है उसमें यूज़ होती है, और शलाकाएं मंद प्रकाश के लिए होती हैं। और जो शंकु होती हैं वो वर्णों की सूचनाएं यानी कि रंगों की सूचनाएं भी भेजती हैं। द्वक तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ द्वक तंत्रिका होती है और रेटिना, इसकी यहाँ पे संधि जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे कोई भी कोशिका नहीं होती है, और इस बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसके अस्तित्व को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देखिए ये दिखाया हुआ है, इन्होंने बताया हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। ये एक एक्टिविटी है, तो 16.9 को भी हम पढ़ सकते हैं। एक कागज़ की शीट पर एक गोल चिन्ह बनाइए तथा एक क्रॉस बनाइए। देखिए गोल बनाया, क्रॉस बनाया। गोल चिन्ह क्रॉस के दाईं ओर होना चाहिए। दोनों चिन्हों के बीच 6 से 8 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। कागज़ की शीट को नेत्र से भुजाओं की दूरी पर रखिए। अपने बाएं नेत्र को बंद कीजिए। क्रॉस को कुछ देर तक लगातार देखिए। अपने नेत्र को क्रॉस के स्थान पर रखिए। शीट को धीरे धीरे अपने ओर लाइए। आप क्या देखते हैं? क्या गोल चिन्ह शीट के किसी दूरी तक आने पर अदृश्य हो जाता है? अब अपना दायां नेत्र बंद कीजिए। अब गोल चिन्ह को देखते हुए उपरोक्त में दोहराइए। क्रॉस अथवा गोल चिन्ह का अदृश्य होना यह दर्शाता है कि रेटिना पर कोई ऐसा बिंदु है जो प्रकाश गिरने से इसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचाता है। क्या होगा जब इस एक्टिविटी को आप बार बार करेंगे तो ये गायब भी हो जाएगा, आपको गोल और क्रॉस नज़र ही नहीं आएगा। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता है, यानी कि अगर आँखों के आगे कोई वस्तु है, अगर उसको हटा दिया जाए तो कुछ सेकंड तक, यानी कि 1 सेकंड का 1/16 पार्ट टाइम तक वो इमेज हमारे उस पर रहती है रेटिना पे। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को यह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होगी। चलचित्र मतलब मूवी की तरह वो नज़र आएगी। ठीक है, यानी कि अगर वो उसकी जो स्पीड है वो 16 सेकंड से ज़्यादा होगी तो। देखिए ये एक एक्टिविटी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या बनाया हुआ कि एक शीट पे उसने एक कबूतर या कोई पक्षी बनाया हुआ है और एक शीट पे उसने पिंजरा बनाया हुआ है, और ये इसको तार से जोड़ रखा है। इसको बार बार हिला रहा है बहुत ही स्पीड से, और इसको भी इधर 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 इस तरीके से। तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद हमें ये नज़र आएगा कि ये जो केज है यानी कि पिंजरा है, ये जो पक्षी है ये इस पिंजरे के अंदर है। ठीक है, जो हम चलचित्र देखते हैं यानी कि जो मूवी देखते हैं वह वास्तव में कुछ अनेक भिन्न चित्रों का उपयोग है, यानी कि बहुत सारे चित्र होते हैं अलग अलग, लेकिन उनको इतनी स्पीड से लाया जाता है हमारे आंखों के सामने कि हमें लगता है कि मूवी चल रही है। 24 जो पिक्चर हैं, 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 24 पिक्चर आ जाती है लाइन से हमारे सामने, तो हमें ऐसा लगता है कि मूवी चल रही है। ठीक है,
नेत्रों को बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने पलकें प्रदान की हैं। पलकें बंद होने पर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोक देती हैं। यह आपको पता ही है कि पलकें जो है वो हमारी आंखों की सुरक्षा करती हैं। नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टता देख सकता है, यानी कि हम दूर की वस्तुओं को भी देख सकते हैं और पास की वस्तुओं को। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टता देख सकते हैं आयु के साथ साथ परावर्तित होती रहती है, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सामान्यतः नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हम बुक रखकर आराम से पढ़ सकते हैं। कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकते, और इसके अलावा उल्टा भी होता है कि कुछ निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। उचित संशोधक लेंसों के उपयोग द्वारा नेत्र के इन पुष्टि दोषों का संशोधन किया जाता है, यानी कि लेंस लगाकर उनके ये जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाता है। कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है आगे, मतलब वाइट वाइट नज़र आता है कुछ एज के बाद। एक नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं उसका मतलब यही होता है कि वाइट वाइट लेयर नज़र आती हैं। इसके कारण दृष्टि कमज़ोर हो जाती है जो कभी कभी अत्यधिक गंभीर रूप ले लेता है। इस दोष को चिकित्सा संभव है। अपारदर्शी लेंस को हटाकर एक कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, यानी कि जो आपका लेंस होता है उसको हटा के एक आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं और ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। नेत्रों की देखभाल। अब भाई हमारी नेत्रों की आंखों की देखभाल ज़रूरी है। कैसे कर सकते हैं? उचित चश्मे का उपयोग करके। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश जो है वो हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र में खिंचाव होता है, सर दर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को हानि पहुंचा सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को भी कभी सीधा मत देखिए। अपने नेत्रों को रगड़ना नहीं चाहिए, कुछ गिर जाए तो उन्हें धोना चाहिए, ठीक है। और जब आप पढ़ने के लिए बैठें तो एक उचित दूरी बनाकर ही पढ़ना चाहिए। कक्षा छठी में आप संतुलित आहार के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो हमारे आँखें हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी जो है वो है आपका विटामिन ए। अगर विटामिन ए आपके खाने में नहीं है तो बहुत सारी बीमारियाँ, आँखों की बीमारियाँ हो सकती हैं। इसलिए हमें अपने आहार में विटामिन ए ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। विटामिन ए किस में होता है? देखिए, आपका कच्ची गाजर, फूल गोभी, हरी सब्जियां, पालक, कॉड लिवर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है। अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन, फल, आम, पपीता में भी विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है। चाकू विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं, यानी कि जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, जो देख नहीं सकते। कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी शामिल होते हैं। चाक्षु दृष्टि संबंधी, ठीक है, जिसमें दृष्टि संबंधी अक्षमता से पीड़ित होते हैं, उनकी वस्तुओं को देखने के लिए सीमित दृष्टि होती है। कुछ व्यक्ति जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते। कुछ व्यक्ति किसी बीमारी या किसी चोट के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा अथवा ध्वनि को ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं, ना। जिनको दिखाई नहीं देता वो सुनकर छूकर उस चीज़ को पहचानने की कोशिश करते हैं। वे अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं, तथापि अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने में सक्षम बना सकते हैं। अब देखिए भाई, इनके लिए पढ़ने एक है ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति क्या है? ऐसे लोग जो देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए है ये। एक चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल है। ब्रेल क्या है? लुई ब्रेल एक ये थे, इनका नाम था। इनको भी बचपन से दिखाई नहीं देता था, तो इन्होंने क्या किया, एक पद्धति बनाई, 1821 में बनाई, जो इस तरीके के लोग हैं जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए थी ये। इस पद्धति में अब जो है ये 1932 में अपनाई गई है। सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है ये, ठीक है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें क्या होता है, 63 डॉट होते हैं, यानी कि बिंदु होती हैं 63। अलग अलग डॉट अलग अलग अक्षर के लिए होता है। जैसे ये देखिए, ये 2 बिंदी हैं और ये खाली लाइन है, तो ये सी के लिए हो गया, ये ए के लिए, ये टी के लिए। जब इसको छू के ही वो पता लगा लेते हैं और इसका मतलब क्या हो जाएगा ये कैट है। ये एंड के लिए ऐसा होता है और कॉमा के लिए ये होता है। तो इसमें क्या होता है, एक पेपर होता है, उसमें बहुत सारे छेद टाइप में होते हैं जिनको टच करके वो पढ़ सकते हैं। इस पैटर्न को जब ब्रेल शीट पर उभारा जाता है, मतलब उठ जाते हैं ये गड्ढे ना, तो ये चाक्षुषी विकृति युक्त व्यक्तियों को छूकर शब्दों को पहचानने में सहायता करते हैं।
शब्द स्पर्श को आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा उभार दिया जाता है, यानी उठा दिया जाता है ताकि वो आराम से उसको टच करके पढ़ सकें। अब देखिए, ये जो व्यक्ति होते हैं, इस तरीके के व्यक्ति जो होते हैं ब्रेल पद्धति के अक्षरों से सीखना प्रारंभ करते हैं। इसके पश्चात विशेष छापों और अक्षरों के संयोजन को पहचानते हैं। सीखने की विधियाँ स्पर्श से पहचान करने पर ही निर्भर करती हैं। प्रत्येक छाप का स्मरण करना पड़ता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जाता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियाँ तथा मुद्रण मशीनें भी विकसित हो गई हैं। मतलब जो ये आपका ब्रेल सिस्टम है, ये पहले तो हाथ से ही बनाया जाता था, पर अब टाइपराइटर मशीन बहुत सारी मशीनें हो गई हैं जिसकी वजह से जिससे ये बनाई जा सकती है। देखिए, ये जो है ये कुछ लोगों के बारे में बताया हुआ है। ये हेलन केलर के बारे में बताया हुआ है, और भी रविंद्र जैन हो गए। इसको आप पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा है। ऐसे लोगों के बारे में बताया हुआ है कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था, फिर भी उन्होंने बहुत कुछ अच्छे अच्छे काम किए। तो ये देखिए यहाँ पे प्रमुख शब्द और आपने क्या सीखा, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित होता है। जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिश किए हुए नियमित पृष्ठों पर आपतित होता है तो नियमित परावर्तन होता है। विस्तृत और अनियमित परावर्तन खुरदरे पृष्ठों पर होता है। परावर्तन के दो नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आई आर के बराबर होता है। और जो चारों किरणें होती हैं वो एक ही तल पर होती हैं। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। किसी कोण पर झुके दो दर्पण अनेक प्रतिबिंब बनाते हैं। ये अगर दर्पण हमने लगा दिए तो बहुलिक परावर्तन के लिए कैलेडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बनते हैं। सूर्य का प्रकाश जो श्वेत होता है 7 रंगों से मिलकर बना है। प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभक्त होने को विक्षेपण कहते हैं। हमारे नेत्र के महत्वपूर्ण जो भाग हैं, कॉर्निया, आइरिस, पुतली, लेंस, रेटिना और द्विक तंत्रिकाएं। सामान्य नेत्र समीप तथा दूर की वस्तु को देख सकते हैं। स्पष्ट ब्रेल पद्धति का उपयोग साक्षुक विकृति युक्त व्यक्ति पढ़ तथा लिख सकते हैं। व्यक्ति अपने पर्यावरण के संपर्क के लिए अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक तीक्ष्णता से विकसित कर लेते हैं। यानी कि अगर उनकी एक देखने की शक्ति चलेगी तो उसके अलावा वो छूने की, सुनने की शक्ति जो होती है उनकी वो बढ़ जाती है, ज़्यादा विकसित हो जाती है। तो यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें साथ में, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स जो हैं उनके एक्सप्लेनेशन भी आप वहाँ देख सकें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।